चर्चा का बिंदु है, क्या समनायक संहिता की आवश्यकता वर्तमान भारत को है? हम सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के कोच हैं, तो हम उसी भाषा में बात करेंगे। तो हम सीधे सीधे कहेंगे नहीं। उसके पीछे मेरे तर्क और तथ्य हैं। वो ये हैं कि वानप्रस्थ प्राप्त लोकतंत्र जो संन्यास की ओर उन्मुख है, यदि अभी भी समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है तो वह स्पष्ट हो लें, राज्य ने अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया। आज की जरूरत है युवकों को रोजगार, समानता के अवसर, कुछ ऐसे स्टार्टअप, कुछ ऐसे कौशल जिससे वे निजी जीवन आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें, समृद्धि और विकास का मार्ग खोज सकें, देश के काम आ सकें, यानी कि हमारा मानव संसाधन उपज उत्पादन में परिवर्तित हो सके। समान नागरिक संहिता कोई मुद्दा नहीं है। अगर हम इसी विषय का विश्लेषण करेंगे तो गंगा में बहुत पानी बह चुका। आज जाति धर्म क्षेत्र की बेड़ियां कमजोर पड़ रही हैं, हम वैश्विक हो रहे हैं। तो एक संकुचित दायरे में सोचा जाना अब जो है अपेक्षित नहीं होना चाहिए। अब हमारे मन बढ़ चुके हैं, हम लोगों के साथ रहना सीख चुके हैं। जब हम समान हो ही रहे हैं तो एक अलग से समान संहिता लाने की क्या जरूरत है? संक्षिप्त उत्तर है कि समान नागरिक संहिता की वर्तमान भारत में कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम तो अब पीछे और डिटेल करेंगे, अंततः फिर यही बात कहेंगे। देश का संविधान बना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा का संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में अधिरोपण हुआ। 44 में अपेक्षा की गई कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लाने की प्रयत्न करेगा। एक प्रश्न यह उठता है कि संविधान में ही यह बात क्यों नहीं लिखी गई? संविधान में ही यह बात क्यों कही गई? क्यों इसको भविष्य पर छोड़ दिया गया? तो कदाचित इसके पक्ष में आप ये कह सकते हैं कि देश विभाजन का दंश झेल रहा था, जाति धर्म क्षेत्रवार संकट थे और सबको एक लाठी से हाँकने की स्थितियां नहीं थी। लोगों के मन मस्तिष्क में तमाम विरोध थे, इस नाते वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई गई। चलो यहाँ तक तो ठीक है। दीगर बात है, कुछ दिन दो आपत्तियाँ उठाई गई थी। पहली आपत्ति थी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 के बीच में है, समान नागरिक संहिता उसके विरोध में होगी। दूसरी, ये अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार होगा। ठीक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण और वाजिब बात समझ लें कि धर्म और वैयक्तिक विधि में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ वैयक्तिक विधि से मतलब हमारा हिंदू ला, मुस्लिम ला, पारसी सिखाई, क्या क्या मीराओं का, इधर का उधर का। धर्म एक सार तत्व है जो सबके लिए है, समान तरीके से धर्म भेद की बात तो करता ही नहीं है। इस नाते किसी भी प्रोसीजरल लॉ को, किसी भी प्रक्रियात्मक विधि को, चाहे वो तलाक का हो, चाहे वो शादी का हो, चाहे संपत्ति के हस्तांतरण का हो, या ऐसी कोई और बात हो, धर्म उसके विरोध में क्यों खड़ा होगा? कोई से भी कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। तो धर्म जब एकत्रीकरण की बात करता है तो कौन सा धर्म कहेगा कि शादी जिसका अर्थ सृजन है उसे तलाक में बदल दिया जाए? कुरान में भी कहा गया है कि यह सबसे निकृष्टतम रूप है, सबसे आपदाकारी रूप है। तलाक तब हो जब साथ रहने की कोई भी संभावना बची हुई न हो। तो तलाक को तो मान्यता ही नहीं है किसी धर्म में, तलाक को तो विकल्प ही नहीं है। शादियां टूटेंगी तो स्वाभाविक सी बात है, मन में जो आग्रह दुराग्रह पैदा होंगे, महिलाएं जो संकट में रहेंगी, पुरुष जो आघात झेलेंगे, यह मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ सृजन कैसे होगा, सृजन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी? तो सेक्स को सृजन के रूप में देखें, धर्म को जोड़ने के रूप में देखें, वैयक्तिक विधि को
निजी आचरण के मूल्यमान के रूप में तो देखें, लेकिन इस तरीके से कभी भी न देखें कि आपका कोई विशेषाधिकार है या आप अपनी उस मान्यता के धरातल पे दूसरे की मान्यता में कोई चोट पहुंचाना चाहते हैं। कौन सा धर्म कहेगा कि एक बाप संपत्ति के हस्तांतरण के समय अपने 2-3 बेटों में भेद रखे? कौन बाप कहेगा कि शादी हो बेटा कल तलाक ले लेना? तो ऐसी कोई मान्यताएं नहीं हैं। तो सभ्य समाज में वैयक्तिक विधि और धर्म में कोई न संबंध है न अंतर है, दोनों अलग अलग बातें हैं। हमें धर्म की अवधारणा को पालन करते हुए हमने अपनी संपत्ति को बराबर बेटों में बांटना है, शादी को सृजन के रूप में समझना है, तलाक सबसे निकृष्ट रूप है इस रूप में समझना है, तो इसकी तो जगह ही नहीं बनती। साथ ही साथ कन्हैयालाल मुंशी जी ने उसी समय संविधान सभा में उठाई गई इन 2 आपत्तियों पे कहा था कि पहली आपत्ति भी भ्रम पर आधारित है कि यह 25, 26, 27, 28 के विरुद्ध होगा, क्योंकि कोई भी प्रक्रियात्मक विधि धर्म के विरुद्ध नहीं है। इस नाते प्रक्रिया को चाहे शादी का हो, चाहे ब्याह का हो, चाहे संपत्ति, उसके लिए एक कानून बनाया जा सकता है। दूसरा, अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के प्रति आप सोचिए, जब किसी भी उन्नत मुस्लिम देश, मोरक्को हो, ट्यूनीसिया हो, आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश हो, जिनको अधिमान प्राप्त नहीं है, अगर इन मुस्लिम देशों में कहीं भी अल्पसंख्यकों को यह अधिमान प्राप्त नहीं है कि उसके धरातल पे समान नागरिक संहिता का अधिनियमन न हो, तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है? यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात ही भेदपूर्ण है। तो कुल मिला जुला करके समान नागरिक संहिता उसी दिन लाई जानी चाहिए थी, नहीं लाई गई, देर हो चुकी है। इस संदर्भ में हमारे न्यायपीठों के विचार भी सकारात्मक है। अगर आपको याद हो तो 1997 में जस्टिस R.M. सहाय और कुलदीप नारायण की बेंच ने कहा, साहबानों इत्यादि मसला सुनने समझने के बाद, कि महोदय, सरकार, विधायिका, समय आ गया है कि अब समान नागरिक संहिता लाई जाए, क्योंकि समान नागरिक संहिता के नाम पर धर्म का खुला दुरुपयोग हो रहा है। निकाहनामा और तलाकनामा जैसी तमाम घटनाएं घट रही हैं जो स्वार्थ साधने के हेतु हैं, धर्म की अवधारणा को समझने का हेतु नहीं, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं। वर्तमान में भी ऐसे, अभी हम सायरा बानो, साहबानो और ऐसे गीता रानी, फातिमा बेगम की चर्चा हम नहीं करेंगे, जिनका धर्म के नाम पे तमाम विग्रह विरोध झेलना पड़ा। आज वर्तमान में भी दिल्ली हाई कोर्ट यह कह रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट भी यह कह रहा है कि समान नागरिक संहिता लाई जाए। दिल्ली हाई कोर्ट का विचार यह है कि अब समाज में जाति धर्म क्षेत्र की बेड़ियां हट रही हैं, लड़के पास आना चाहते हैं, उनको आने दीजिए। अगर समान नागरिक संहिता नहीं आप लाते हैं तो इन युवाओं को इन संदर्भों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे राजस्थान की हाई कोर्ट की न्यायाधीश श्रीमती एम प्रतिभा सिंह कहती हैं, जब उनके पास जनजातीय समाज से जुड़ा हुआ एक तलाकनामा का केस आया, याचिकाकर्ता कहता है कि हम जनजातीय समाज के लोग हैं, हम अलग दृष्टि, अलग व्यवस्था रखते हैं, इस नाते हिंदू कानून हम पे लागू होना नहीं चाहिए, इस नाते हमें तलाक दे दिया जाना चाहिए। तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहता है, या माननीय न्यायाधीश कहती हैं कि जनजातियों के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, भारतीय संविधान उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं करता है। और ध्यान रहे, महिला पहले है, हिंदू मुसलमान, जनजाति और अनुसूचित जाति की बाद में है। हमें महिला के हक और हुकूक का पोषण करना है, हम इन संकीर्ण विचारों में फंसने वाले नहीं हैं। इस नाते तलाक की याचिका खारिज की जाती है, इस स्थिति में तलाक नहीं दिया जा सकता। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कहा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। वैसे भी समान नागरिक संहिता की बात
शाहबानो मसले से उठी, जहाँ पे 1932 की शादी 1978 में टूट गई। अंततः शाहबानो द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार, ध्यान रहे वहाँ तलाक वगैरह मुद्दा नहीं था, भरण पोषण का अधिकार मुद्दा था। शाहबानो ने भरण पोषण का अधिकार माना। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार की संस्तुति की और निर्णय दिया कि महिला पहले, महिला हिंदू मुसलमान बाद में, प्रपीड़ित महिला को भरण पोषण का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ हिंदू मुसलमान बीच में कहाँ आ गए। अलग बात है कि राजीव गांधी की सरकार ने विधेयक बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। तब के बाद बातें आगे बढ़ती रहीं। समान नागरिक संहिता के न होने का, धर्म का दुरुपयोग होने लगा, चंद्रमोहन का, अनुराधाबाली का, ऐसे तमाम केस आपके सामने आते रहे। जिनका धर्म में कोई आस्था नहीं थी, स्वहित साधन के लिए उन्होंने धर्म का घोर दुरुपयोग किया। इन सब बातों के आलोक में हम कह सकते हैं कि समान संहिता आनी चाहिए। न्यायाधीशों के विचार, न्यायपीठ के विचार, सामान्य जन के विचार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि वक्त आ गया है, अब समान नागरिक संहिता ला दें। युवाओं को रोजगार की ओर ले चलें, समृद्धि और विकास की ओर ले चलें, उनके लिए आजीविका का बेहतर साधन खोजें, उन्हें बेहतर मानव संसाधन में कन्वर्ट करें, जो आज की ज़रूरत है। आज के युवाओं की ज़रूरत समान नागरिक संहिता नहीं है। तो इस तरीके से अगर इन चीज़ों को समझा जाए अभी तक की बात, तो हम कहेंगे कि समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, कतिपय और किंचित परिस्थितियों में नहीं है। किंतु यथार्थ चिंतन के बाद, आदर्श सोच के बाद हमें यह पूरी ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि भारत में अब समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। दीगर बात न्यायपीठ कह रही हो कि वक्त उचित है, दीगर बात है कि समाज कह रहा हो, दीगर बात है कुछ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी कह रहे हों। किंतु सच ये है, जो कुलीन है, जो सामयिक और सामाजिक है, जो आदर्श है, कि अब एक नए कानून के झमेड़े में अपने युवाओं को बांधने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि लड़कों को अपनी तरीके से जीने लें। लड़के अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। जरूरत थी इसकी, अगर ये 80-90 में आई होती तो 20-25 साल बाद उस गड़े मुर्दे को उखाड़ना, जिसकी अब शायद ज़रूरत भी नहीं है। लड़के साथ रहना सीख गए हैं, तो उसके नाम पे एक नया चिल्लाहट, नई जोर आजमाइश करने की क्या ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे जब समान नागरिक संहिता लाने के लिए उद्देश्य भी बहुत साफ न हो, मंतव्य भी बहुत पवित्र न हो, जब उसका मन राजनीतिक हो, वोट प्राप्त करने की राजनीति हो। भाजपा तो समान नागरिक संहिता और 370 की बात 1980 से कर रही है। वाजपेयी जी की सरकार आई थी, उसी समय आ जाना चाहिए था। कुल मिला जुला करके समान नागरिक संहिता जरूरी है, लेकिन उसे लाने में लेट हो गया। अब उस गलती को सुधारने का प्रयत्न न किया जाए। आप तो देखें, सरकारें इस प्रयास में है कि पहली क्रेडिट उत्तराखंड लेता है कि यूपी लेता है, कि और सारे मसले भाजपा नीति सरकारों के हैं। यहाँ पे सरकार की आलोचना मेरा मुद्दा नहीं है, बल्कि निरक्षीर विवेकी निर्णय है। अगर नहीं हुआ तो राज्य सरकारों की गलती है, सरकार की गलती है, राज्य की गलती है। राज्य द्वारा अपनी भूमिका का सही से निर्वहन न किया जाना है। 85 में ही राजीव जी को ये सब काम कर देना चाहिए था, नहीं हो पाया। जो नहीं हो पाया उसको नहीं हो पाने के ही तरीके से स्वीकार करें और समान नागरिक संहिता लाने के चिल्ला चौथन में फंसे न। इसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, एक नए तरीके के विग्रह, विषाद, वितंडावाद और विसंगतियाँ पैदा होंगी। देश को उससे बचाने की ज़रूरत है। ध्यान रहे, राजनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन हर चीज़ में राजनीति उचित स्थिति नहीं होती है। इस नाते चलताऊ राजनीति से, लोक लुभावन राजनीति से, कहना कुछ और अंदर उद्देश्य कुछ रख के काम करने वाली राजनीति से बचने का वक्त आ गया है। हमें उम्मीद है कि सरकारें समझेगी, जितना जल्दी हो सके सरकार इसे समझे और युवाओं के लिए कोई रोजगार परक, कोई समतामूलक,
कोई समृद्धि मूलक, कोई समावेशी रणनीति तैयार करे ताकि हमारा अप्रयुक्त युवा संसाधन काम में प्रयुक्त हो सके, मानव संसाधन देश की बेहतरी के काम आ सके, हमारी जीडीपी बढ़े, उत्पादन बढ़े, हमारी महंगाई घटे, हमारा सामाजिक असंतुलन जो आज आर्थिक पर पूरा पूरा टिका हो दूर हो। तो यह भी हमने बताई कि समान नागरिक संहिता आना जरूरी है, लेकिन अब वह समय नहीं है। अलग बात है कि चिल्लाया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता आए, हम भी मानते हैं कि कभी जरूरी थी, लेकिन आज नहीं। आज सरकार का काम नए रूप में होना चाहिए, और नए रूप में क्या होना चाहिए हम पीछे बोल चुके हैं। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर हम कुछ आपको बताते हैं। इन चीज़ों को आप निबंध में उपयोग करें, जीएस में उपयोग करें। एक बात और, अगर आप उत्तराखंड की मुख्य परीक्षा दे रहे हों तो जल्दी हमसे संपर्क साधें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर हिंदी माध्यम से आप टॉप करना चाहते हो तो चाहे केरल में हो चाहे कश्मीर में हो, जल्दी कानपुर चले आएँ। धन्यवाद, जल्दी फिर मिलते हैं।